9th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, पता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक मेटेलिक वायर है और मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में होते हैं, लेकिन मेटेलिक वायर के जो एटम्स होते हैं ना, ये एटम है, ये उसके इलेक्ट्रॉन है। तो इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर एक स्पेशलिटी है कि ये अपने ऑर्बिट में से दूसरे के ऑर्बिट में जंप कर सकता है। ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन विच कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। सो फ्री इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन which can jump from one orbit to other orbit of different atoms. कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज ऑफ विच दे कैन मेक मूवमेंट। ओके, और वुड में, प्लास्टिक में, ग्लास में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये मूवमेंट नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा। So if I say that a material is a good conductor, it means that what is present in that, there are free electrons present in that material, which makes that conductor a good conductor of electricity. Okay, फिर आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया रहेगा करंट का, I is equal to Q upon T, नहीं किया था? I stands for current and not ice cream. I stands for current, Q stands for charge, T stands for time. ये आपने फॉर्मूला स्टडी किया रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपने स्टडी किया था 9th स्टैंडर्ड में, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं बाय अल्फाबेट V. So potential difference is equal to amount of work done upon charge transfer. Amount of work done upon charge transfer. ये potential difference है, ये amount of work done है, ये charge transfer है। तो एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब वर्क इज डन। वर्क डन हुआ, कितने चार्ज को कैरी करके लेके गया, दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया रहेगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। रेसिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस। करंट जब वायर में से फ्लो होता है, सो हर एक मेटल का अपना एक कैपेसिटी होता है, उसको रेसिस्ट करना मतलब करंट को फ्लो करने से रोकना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके अंदर, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रेसिस्ट करने वाला है उसको। ओके, सो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, इफ यू डिवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ये आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया था। इसके बाद में रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल भी आपने स्टडी किया था। वही फॉर्मूला बता देता हूँ। RS, दैट इज सीरीज, is equal to R1 plus R2 plus R3 plus how many numbers of resistor will be connected, that's many number you will write here, that's it. Next, ये पैरेलल नहीं, सीरीज के लिए है, और पैरेलल के लिए होता है 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon Rn। ठीक है, Rn मतलब जितना नंबर ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड रहेगा उतना इसके अंदर रहेगा। रेसिस्टर के लिए हम लोग सिंबल we use it like this. Okay, this is called resistor, and we write there R, that R indicates resistance. What does it indicate? Resistance. Similarly,
एक रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट वो होता है जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। लाइक ये रेसिस्टर है एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टर इज 5050 ओम, सो दिस वैल्यू विल रिमेन 5050 इटसेल्फ, वो चेंज नहीं होएगा। क्यों चेंज नहीं होएगा? वो फिक्स्ड वैल्यू, रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं कर सकते। बट if you can change the value of this resistance, then it is not called resistor, it is called rheostat, and the symbol for rheostat is like this। ऐसा भी ड्रॉ करते हैं उसको, या फिर हम लोग उसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियोस्टेट। ओके, रियोस्टेट स्टडी किया था रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का सिंबल ये रेसिस्टर का सिंबल है। ओके, इसको रो बोलते हैं। सिंबल, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर रेसिस्टिविटी। ओके, सो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन length of the conductor। resistivity is equal to resistance into area upon length of the conductor। power, ये पावर वो ताकत वाला पावर नहीं है, यहाँ पे पावर का मतलब होता है कितनी जल्दी काम होता है। ओके, लाइक अगर एक वेल में से वाटर को निकालना है, ओके, एक वेल में से वाटर को आपको निकालना है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप बाल्टी भर भर के निकालोगे, है ना, और रोप डाल के बाल्टी को बांध के उसको डाल के उससे निकालोगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मोटर पंप लगा लिया आपने, बटन दबाया, जितना पानी चाहिए यूज़ करो, बंद कर दो। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। विच इज़ मोर सूटेबल, तो किस में जल्दी काम होएगा? मोटर वाले में, तो उसका पावर जो है वो ज़्यादा है। तो पावर मीन्स व्हाट, हाउ फास्ट और स्लो द वर्क इज डन। तो उसका फॉर्मूला ही वैसे ही रहेगा, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अभी इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको 10 का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। चले भाई, यहाँ वहाँ देखना कम कर जरा सा फटाफट। ओके, एसआई यूनिट देख लीजिए इसके। SI यूनिट्स, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। ये जो सिस्टम है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। उसका जो यूनिट रहेगा, जैसे कि केजी होता है, लीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ये सब यूनिट्स है। ओके, तो मेजरिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने का SI यूनिट जो है वो मीटर है। तो वैसे ही यहाँ पे I स्टैंड्स फॉर व्हाट, करंट। ओके, इसका सिंबल है I और इसका SI यूनिट है एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, Q। सो Q स्टैंड्स फॉर क्वीन, क्या चार्ज, और इसका SI यूनिट है C स्टैंड्स फॉर व्हाट, कूलम, C स्टैंड्स फॉर कूलम। देन स्मॉल t स्टैंड्स फॉर टाइम और इसका SI यूनिट है सेकेंड। दिस V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, उसका SI यूनिट वोल्ट है, VOLT, वोल्ट। नेक्स्ट W स्टैंड्स फॉर वर्क डन एंड SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस एंड SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओहम। VB हो गया, I हो गया, RS हो गया, RP सब रेसिस्टेंस ही है, सब सेम है। नेक्स्ट रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का सिंबल है लाइक दिस इज कॉल्ड रो। ओके, और इसका SI यूनिट जो होता है वो है ओहम मीटर। क्या है, कैसे आया ओहम मीटर? देखो, ये जो रेसिस्टिविटी है दिस इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। R मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब ओहम, तो यहाँ पे आया ओहम।
ए मतलब एरिया, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर इंटू मीटर, और नीचे लेंथ है मतलब मीटर, मीटर मीटर कट, क्या बचा, तो हम मीटर आया। नेक्स्ट पावर, पावर ओके पी, और इसका एसआई यूनिट होता है W विच स्टैंड्स फॉर वैट, VATT वैट। ठीक है, अब कॉपी कर लो इसका। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफर। ओके, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो एज यू कैन सी ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो ब्लैक वाला ये सब वायर्स है, ये बैटरी है, बैटरी के लिए सिंबल यूज करते हैं ई। ये एमीटर है, एमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग करंट। ओके, करंट कितना फ्लो हो रहा है, फॉर मेजरिंग दैट वी आर यूजिंग एमीटर। वोल्ट मीटर यूज फॉर मेजरिंग वोल्ट। ओके, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर। ये पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है तो प्लस, नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है तो माइनस। ओके, ग्रीन ब्लू कलर इंडिकेट्स रेसिस्टर्स। ओके, रेसिस्टर, तो ये रेसिस्टर उसके अंदर मैंने लगाया है और उसका अपना एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा, रियोस्टेट नहीं है, ये रेसिस्टर है। क्या ये रेसिस्टर? ओके, रेसिस्टर जहाँ पे लगा हुआ है उसके पूरे लेंथ को मैंने बोला ए बी, ए बी इज द लेंथ ऑफ द रेसिस्टर। अब ए बी के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए मैंने क्या ज्वाइन किया, वोल्ट मीटर। याद रखो फिलिप्स के लिए, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, ये इससे पैरेलल में कनेक्टेड है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लाइन में कनेक्टेड है, ये और ये स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है ना। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, याद रहेगा। ओके, अब ए से लेके बी तक का जो लेंथ है, ए से लेके बी तक का जो लेंथ है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए बी। ओके, यहां से लेके यहां तक, ओके, वहां से लेके यहां तक का, व्हाट इट। ओके, आपको प्रूफ, आपको इसके अंदर फाइंड करना है कि जब इसमें से करंट पास होगा तो ये रेसिस्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होएगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर, एंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर, याद रखिए, इट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू, H इज इक्वल टू, H इज इक्वल टू, याद हो गया। प्रूफ करके दिखाता हूं। अभी इसके पहले जो मैंने फॉर्मूलेज आपको कराए, उसने फर्स्ट फॉर्मूला जो यूज करना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर। इसको यूज करके मैं W का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। सो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, V इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू V इंटू। नेक्स्ट, इफ अच्छा, एक फॉर्मूला हमने ये भी किया था ओहम्स लॉ वाला, इफ R इज इक्वल टू V अपॉन I, then we can say that V is equal to R into I, समझा? हाँ, नेक्स्ट, I is equal to Q upon T। ओके, I is equal to Q upon T, तो फिर Q is equal to I into T, Q इज इक्वल टू, अब देख मुझे V फाइंड करना था। ओके, V, ये V, देख मैंने V फाइंड कर लिया, बराबर।
मुझे Q फाइंड करना था, मैंने Q भी फाइंड कर लिया. Let's say this equation is equation 1, this one is equation 2 and this one is equation 3. Equation 1, 2 and 3. Now what I'll do, I'll put the value of 2 and 3 in equation 1. I'll write here, put the value of V and Q in equation 1. So since W was equal to V into Q, W was equal to V into Q, now W is equal to V का मतलब R into I, RI, ओके, और Q का मतलब I into T. ये वाला इसको हटाओ रे, ये वाला इसका वैल्यू है और ये ब्रैकेट उसका वैल्यू है. समझ गया? अब W is equal to I into I, R and this T. अब यहाँ पे है H is equal to I square RT. यहाँ पे मुझे मिला W is equal to, जितना वर्क डन होगा उतना हीट प्रोड्यूस होएगा, है ना? जितना वर्क डन होएगा उतना हीट प्रोड्यूस होएगा. सो आई कैन से दैट दिस W is equal to हीट. तो नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही लिखूंगा मैं. The amount of work done is utilized for heat production, therefore W is equal to H. So therefore H is equal to H square I square RT. समझ में आ गया? ये फॉर्मूले को यूज करके आप अलग अलग फॉर्मूलेज प्रोड्यूस कर सकते हो. कैसे? देखो, आपने लिखा H इज इक्वल टू, ये फाइनल आंसर है आपका, दिस इज द फाइनल आंसर. H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. मैं यहाँ पे लिखता हूँ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ओके, ये देखा R इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सिंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, therefore H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये वाले R को हटा देता हूं मैं, ओके, और क्या लिखूंगा? तो ये हो जाएगा V अपॉन I. ठीक है, ये I और ये स्क्वायर कट हो गया, आई मीन ऊपर दो I है. सो H इज इक्वल टू I V T. ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया. समझा? अब ये वाला देखिए, उसको और चेंज कर सकता हूं मैं. फिर आ जाइए यहाँ पे, H इज इक्वल टू क्या था? आई स्क्वायर आर टी. अब आ जाइए वाले फॉर्मूले पे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो सिंस I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सो देयरफॉर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. अब आई स्क्वायर है ना, यहाँ पे सिर्फ आई है, मैं लिखूंगा ऑल्सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. सही हो जाएगा. देयरफॉर H इक्वल टू, अब I को हटा के क्या लिखूंगा? क्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू R इंटू टी. ओके, क्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू R इंटू टी. नाउ अगेन यहाँ पे T आ गया,
So H is equal to Q square upon T into T into R into T. Now this T gets cut, it will give you Q square R upon T. ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो. ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे ना तो न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज आपको दी जाएंगी. तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन यू विल यूज दैट फॉर्मूला. अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस? ओके, ये तीन मेन फॉर्मूले इसके अंदर, इसको यूज करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. V का वैल्यू क्या मिला, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. V का वैल्यू क्या है, R इंटू आई. Q का वैल्यू क्या मिला, इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके आई गॉट दिस आंसर. वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोडक्शन, सो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. कॉपी करिए. अब ये जो फॉर्मूला आपको ऑब्टेन हुआ है ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ. क्या बोलते हैं? एग्जाम में अगर पूछा जूल्स लॉ तो बोलना नहीं कराया नहीं सर ने, ये जूल्स लॉ है. ठीक है, जूल्स लॉ क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज, यहाँ पर लिखता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट. डायरेक्टली का मतलब जितना करंट रहेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होएगा. समझ गए? वायर में जितना करंट पास होएगा, जितना ज्यादा करंट पास होएगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होएगा. नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होएगा. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग. मतलब जितने टाइम तक करंट फ्लो होएगा उतना ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल वाटर हीटर है, वो जो आता है ना कॉइल्ड वाला, बाल्टी में डालते हैं गर्म करते, देखा है क्या नहीं? हाँ, तो उस पानी गर्म करने का पता है, वो एक हीटर आता है. ओके, चुमटे की तरह होता है, अंदर डाल देते हैं उसको, बटन चालू किया हो तो गर्म हो जाता है पानी. तो उसके पास करंट, बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, उसका रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन आपने उसको डाला, बटन चालू किया, बटन बंद कर दिया, तो टाइम 2-4 सेकेंड ही हुआ, तो क्या गर्म होएगा वो? नो हीट. तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे उतना हीट प्रोड्यूस होएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब वही होता है. चार्जर लगाया है आपने, रात में सोने के टाइम लगा दिया, सुबह में निकला, एकदम गर्म हो जाता है ना, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ है. तो जितने टाइम के लिए आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करी उतना ज़्यादा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो गया. अंडरस्टूड? समझ गया ये टॉपिक? तो ये हो गया आपका जूल्स लॉ. लिखने का कैसा है? जूल्स लॉ. टुडे हाइफन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ऐसा लग रहा है कोई थैली नहीं बंद करके निकाल के उसको जम्बो थैली आती है. बड़ा हो गया वो, अभी बच्चा नहीं है. वो अलग बात है, हाफ टिकट अभी भी निकालता है. उस दिन आईडी मांग रहा था, दिया, बोला सर बता दो, बोलता जरा 10 के चल. तो नेक्स्ट टाइम 50 बुक भी कैरी करके लेके आया कर बैग के अंदर. हाँ, okay, now the amount of heat produced is directly proportional to the square of current, resistance and the time through which the current is flowing to the conductor. समझ में आ गया? ये जूल्स लॉ हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है. इस हीट को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? बोलिए, कैसे यूज करेंगे इसको? ऐसे ही चार्जर गर्म हो गया, झटका लेंगे सबको. कितना गर्म हो गया बोले? हाँ,
इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके। फैन में क्या हीट प्रोड्यूस है, पंखा गर्म करने देना। बहुत फास्ट सारा फैन घूम रहा दिमाग का। हीटर, ओके। कुकर, कुकर कौन सा कुकर भाई? इलेक्ट्रिक कुकर। चार्जर में क्या, वहाँ पे बत्ती जलाने का आपको? अरे मेरा कहने का मतलब है कि जब करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, समझ गए? हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सर इस्त्री लगाते ना हम लोग, प्रेस करते घर में, कपड़े आयरन करते हैं, तो उसमें करंट पास होता है। करंट पास होता है तो गर्म होता है, गर्म होने की वजह से उसको हम लोग आयरनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये उसका आंसर है, ठीक है। बल्ब में से सर जब करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट की वजह से वो ग्लो होता है, ग्लो होता है तो उजाला मिलता है। एप्लीकेशन है, समझ गया? अंडरस्टूड? उसका कुछ यूज़ नहीं होता ना, लेकिन समझ में आया? तो फर्स्ट जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके वायर्स, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो बीच का फिलामेंट है, दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टेन, ओके। दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टेन। और हमने स्टडी किया था मेटल्स नॉन मेटल्स में, टंगस्टेन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ओके। इट इज वेरी वेरी हाई। तो उसको ब्रेक करना मतलब उतना हीट प्रोड्यूस करना, ओके। उतना हीट उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है जितना उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जब आप करंट पास करोगे तो वो हीट होते रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ इट्स हीटिंग इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। सो द इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड हियर टू गेट लाइट एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया और हीट से अपने को क्या मिलने वाला है? लाइट एनर्जी मिलने वाला है। सो दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन विच हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. So though the temperature is very high, the huge amount of heat is created inside it in that filament, but the temperature, the melting point of this filament is very high, because of which it cannot be broken, okay, it cannot break. That's why the electric energy gets converted into heat energy, and heat energy will give you light. Okay, ये उसका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया. और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर अच्छा कुछ लेबलिंग्स बता देता हूँ इसके अंदर मैं आपको. यहाँ पे वैक्यूम होता है, ओके, और वी कैन से इट इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस, ऑलराइट. और नोबल गैस भी इसे फिल किया जाता है ताकि इस फिलामेंट का ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो. नाइट्रोजन गैस, अदरवाइज बोलेंगे कौन सा फॉर्मूला है, N2G. ओके, तो ये एक फर्स्ट हो गया. सेकंड मैं आपको बताता हूँ कॉइल. हीटर में देखा आपने कॉइल होता है, गांव वगैरह में ऐसा हीटर देखा रहेगा आपने, ठीक है, सिगड़ी की तरह. और इसके अंदर सब कॉइल पाइप ट्यूब होता है, वायर का एक लाइक दिस, ओके. इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, एंड बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टेंस, मैंने अभी पढ़ा है, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा उतना हीट प्रोड्यूस होएगा. सो बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेसिस्टेंस हीट इज प्रोड्यूस, ओके. अभी इसको यूज करके हम लोग कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा यही रहता है, लाइक अ बर्नर वी कैन से, ओके. तो उसको रख के हम लोग कुकिंग कर सकते हैं. और नेक्स्ट एप्लीकेशन बताता हूँ मैं. इलेक्ट्रिक आयरन, ओके. इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, आयरन के अंदर ये आयरन है. डायग्राम इतना अच्छा नहीं है अपना, ओके, लेकिन ये आयरन है.
ओके, आयरन। आयरन के अंदर यहाँ पे होता है कॉइल। क्या होता है? कॉइल, जो डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्टेड है। जब इस कॉइल में करंट पास होता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेसिस्टेंस इट विल बिकम हॉट। ओके, इसके साइड में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है एक दूसरा शीट विच इज कॉल्ड एज अ मीका शीट। तो ये मीका शीट है। मीका शीट जो होता है, मीका शीट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीका शीट इज बैड कंडक्टर ऑफ। तो अगर ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या इसमें से करंट पास होगा? तो अगर आप नीचे से इसको टच करोगे, सो विल यू गेट करंट? व्हाई? बिकॉज इट्स अ बैड कंडक्टर, बट it is a good conductor of heat. It is a good conductor of heat and bad conductor of electricity. So being good conductor of heat, the heat produced in this coil will be absorbed by mica sheet, and therefore with the help of this iron, that's because of mica sheet, you can iron your clothes. Understood? And the whole case is made up of plastic or some other metallic things. So कैसे लिखोगे? In an electric iron, an iron consists of a high resistance coil, okay, which is connected to the circuit. When the current flows through that resistance, that coil, okay, the coil gets heated. Below that coil there is a sheet called mica sheet, which is bad conductor of electricity and good conductor of. Being good conductor of heat, they can conduct heat easily, whereas it cannot conduct electricity. So if one happens to touch it by chance, कोई purposely करता नहीं है, by chance, okay, if one happen to touch it by chance, there will be no electric shock. Understood? Complete. Pause करो। इसके बाद में एक फ्यूज है। ओके, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। पता है गांव में वोल्टेज कभी कम कभी ज्यादा होता है, पता होगा ना? तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज है, टीवी है, टेलीविजन है, ओके, और जितने बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। बिकॉज दिस फ्लक्चुएशन द अप्लायंसेस सफर्स अ लॉट। ओके, अब जब कभी करंट बहुत ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, तो क्या करने का, जैसे कि आपका कोई भी अप्लायंस है, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ये इसका वायर आया, ओके, जो आपके सर्किट से कनेक्टेड है। यहाँ पे बीच में एक फ्यूज लगाया जाता है। ये फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यहाँ पे ये जो फ्यूज था, फिलामेंट था, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था, ताकि वो ब्रेक ना हो। जैसे वो ब्रेक होएगा बल्ब ग्लो नहीं होएगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम है, मतलब जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो करंट पास नहीं होएगा, और जब करंट पास नहीं होएगा तो इसके ऊपर कोई इसका अफेक्ट नहीं होएगा। बट ये जो आप 20, 25 और 100 रुपये का फ्यूज़ लगाने वाले हो, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो आपका 20,000 का अप्लायंसेस सेफ हो जाएगा, लेकिन आपको 20 रुपये का फ्यूज़ वापस लगाना पड़ेगा। क्या यूज़ है फ्यूज़ का? जब कभी टेम्परेचर नहीं, जब कभी करंट में फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्चुएशन द अप्लायंसेस सफर्स अ लॉट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग अ फ्यूज इन इट। ये जो फ्यूज है, दिस फ्यूज, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब ज़्यादा करंट पास हो रहा है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होएगा उसकी वजह से ये मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट हो जाएगा तो करंट पास नहीं होगा, तो आपका अप्लायंसेस सेव हो जाएगा। व्हाट इट? अभी नेक्स्ट पार्ट।
आपका नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट। सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट पता है, प्लग में 3 वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थिंग होता है, अर्थिंग वायर। ओके, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इट कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, एट दैट टाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट विच कैचेस फायर। करंट उसमें ज्यादा पास होएगा एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज फ्लोइंग करंट इट कैन कॉज फायर एंड दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं इसको? याद रखो, फिलिप्स में ये क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट डैश इंक्रीजेस। ऑप्शन रहेगा रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, हीट इंक्रीजेस, ओके, करंट इंक्रीजेस। मैंने आपको बताया जब शॉर्ट सर्किट होता है देन ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट flows through it because of which it catches fire, okay, and because of current heat produce होता है उसके अंदर, हीट की वजह से फायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है ना, जैसे कि अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, साइंस भी पढ़ना है, फिजिक्स भी, ये मैथ्स भी करना है, इंग्लिश भी करना है, हिंदी भी है, मराठी भी है, प्रैक्टिकल्स भी है, जर्नल्स भी सबमिट करना है, स्कूल में टीचर्स लोग की मच मच, क्लास में कासिम सर की मच मच, घर पे पेरेंट्स की मच मच, है ना, ऊपर से फ्रेंड्स बोलते तेरा ये नहीं हुआ, मेरा तो सब कुछ हो गया है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेंड्स अरे यार कुछ पढ़ के नहीं हो रहा है क्या करूँ, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं पढ़ के सब कुछ हो गया है ना, तो फ्रेंड्स लोग की मच मच है क्या नहीं, ये सब लोड 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 पूरा ओवरलोड हो गया फिर। अंडरस्टूड? ऐसे ही होता है, कभी कभी हम लोग है ना एक ही प्लग में कनेक्शंस बहुत सारे दे देते हैं, ओके, और एक ही टाइम पे एसी भी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज भी यूज़ कर रहे हैं और फिर हीटर यूज़ कर रहे हैं और पता नहीं क्या 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 इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है एक ही कनेक्शन के अंदर। इससे क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट विड्रॉ करता है एंड बिकॉज ऑफ विच this is called as overloading. What it is called as overloading. समझ में आ गया ओवरलोडिंग क्या होता है? तो ओवरलोडिंग हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, मतलब ओवरलोडिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बाय नॉट कनेक्टिंग मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट द सेम टाइम, द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ओके, द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट in a circuit beyond the permissible level, that is called as overloading. Okay, such as using geyser, using oven, using refrigerator, air conditions at the same time, that is called as, that will cause overloading. चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। लेट्स मूव टुवर्ड्स नाउ योर न्यूमेरिकल्स। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 पे देखिए, टेक्स्ट बुक है आपकी? हाँ नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? पीछे पीछे चले जा। A 6 meter long wire made from an alloy nichrome is shaped into a coil and given for producing heat. It has a resistance of 24 ohm. Can we get more heat if the wire is cut into half of its original length and shaped into coil for getting energy? The two ends of the wires are connected to the source of potential difference to 20 volt. क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के घबरा गए रहेंगे। फॉर्मूला पहले आपको बताइए, फॉर्मूला क्या यूज करना है? अभी यहाँ पे V दिया है और R दिया है, क्या दिया है? V and R. So I'll use the formula P is equal to V square upon R. I'll use the formula V square upon R. Okay? अच्छा ये P का फॉर्मूला कहाँ से आया? P पावर हमने अभी तक किया नहीं ना, पावर, तो पावर का पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला हमने अभी किया, I स्क्वायर RT अपॉन T, है ना।
W का मतलब आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी टी कट हो गया, सो P इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर. ओके, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. आई गया उधर, आर आया नीचे, v अपॉन आर. तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ द साइड तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये i का वैल्यू यहां से उठा यहाँ फेंक, तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर. स्क्वायर और आर कट, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, समझ गया? क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला फिट होने वाला है. p इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट में लिखा है रेसिस्टेंस, तो मैं लिखूंगा गिवन R इज इक्वल टू हाउ मच, 24 Ohm.